हेलो दोस्तों, मैं आई हूँ एक नई मूवी के साथ। क्या फाड़ू मूवी है, मतलब कमाल की। इस कहानी में एक बहुत ही बकलोली किस्म का शैतान है जो इविल डेड से भी मिलता जुलता है। याद है ना बचपन में जो ऐश वाली मूवी देखी थी? क्या ही चंट लीच चिपकू किस्म का गंदा भूत था, उसमें चिमड़ जाता था बिल्कुल मनहूस एक्स की तरह। ये लीच बकलोलो साला रात को उठकर बिच्छू चबा रहा था इस मूवी में। मैं तो इसके घर वालों को बोलूंगी कि अपने आप को अलमारी में बंद करके सोएं, कहीं सुबह ये पता लगे कि उनका खास सामान भी चबा गया है। वो क्या मुंह दिखाएंगे भाई समाज को वो। खैर मूवी की तरफ चलते हैं। डायरेक्टर ने बहुत ही कमाल का सस्पेंस बिल्ड किया है इसमें। बजाय इसमें सिर्फ जंप स्केयर्स डालकर इसे स्केरी बनाने के, डायरेक्टर ने अजीब खौफनाक मनाजिर, खामोशी, अजीब सी आवाजें और जज्बाती टेंशन से इसे एक बेहतरीन हॉरर मूवी बनाया है। चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत अच्छी लगी और कहा जा रहा है कि ये 2026 की बेस्ट हॉरर मूवी होने वाली है। खैर मूवी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर 3 शहरों का जिक्र होगा जो आपने गौर से सुनना है। इजिप्ट के आसवान नामी शहर का, इजिप्ट के कैरियो नामी शहर का और यूएस के शहर न्यू मैक्सिको का। मूवी की शुरुआत इजिप्ट के शहर आसवान नामी शहर में होती है, जहाँ हम गाड़ी में 5 लोगों की फैमिली को देखते हैं, जिसमें माँ बाप, 2 बेटे और एक बेटी थी। इन सबको आपने ध्यान से देखना है और याद रखना है। बाप और बच्चे काफी इंजॉय कर रहे थे, मगर उनकी माँ काफी सीरियस थी। ये फैमिली अपने घर पहुंचती है तो घर में उनका परिंदा बेजान पड़ा था। वो औरत इस मरे हुए परिंदे को हाथ में बड़ी बेरहमी से पकड़कर भींच देती है। वो औरत और उसका शोहर घर के एक हिस्से में जाते हैं जहाँ हम एक पिरामिड बना देखते हैं। ये जमीन के अंदर दबा हुआ था। ये दोनों उसमें जाने के लिए वहाँ मौजूद है खाने का दरवाजा इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पत्थर का कॉफिन, जिसे सार्कोफेगस कहते हैं, मौजूद था, जो ब्लैक बासाल्ट से बना था। ये एक ऐसा लावे से बना पत्थर है जो लावा ठंडा होने पर बनता है। ये बहुत ही मजबूत और भारी होता है। सार्कोफेगस को पुराने जमाने में खास या ताकतवर लोगों को मरने के बाद महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। आदमी बीवी से पूछता है कि पता कैसे लगेगा कि इसकी जागने का वक्त हो गया है, तो वो कहती है इसे खोल कर मालूम होगा। वो कहती है कि बिल्कुल थोड़ा सा ही खोलना, कि बस झांका जा सके अंदर। वो आदमी इस सार्कोफेगस को पुली और जंजीरों की मदद से काफी ताकत लगाकर खोलता है, जिसमें मम्मी महफूज थी। मर्द पूछता है क्या ये जिंदा है, तो बीवी कहती है नहीं, जिससे वो आदमी सुकून का सांस लेता है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, मतलब खुदा का नाम लेता है, उसका शुक्र अदा करता है। तभी वो मम्मी जिंदा हो जाती है, जिससे सुपरनैचुरल हरकतें शुरू होती हैं। जिस हुक के सहारे से कॉफिन के ऊपर वाला हिस्सा उठाया गया हुआ था, वो हुक निकल कर शोहर के चेहरे पर घुस जाता है और वो औरत बेचारी बेवा हो जाती है। अब सीन बदलता है जहाँ हम एक और फैमिली देखते हैं, मगर ये कहाँ पर है? इजिप्ट के शहर कायरो में। ये नाम भी याद रखिएगा। इसमें हम एक खुशहाल फैमिली देखते हैं, जिसमें शोहर का नाम चार्ली था, जो पेशे से एक जर्नलिस्ट था। बीवी का नाम लैरिसा था, जो जल्द माँ बनने वाली थी। उसके ऑलरेडी 2 बच्चे पहले भी थे, कैटी और सेबेस्टियन। चार्ली अपनी बेटी को मोर्स कोड की लैंग्वेज सिखा रहा था। एक दिन लैरिसा काम से बाहर थी, जहाँ चार्ली बच्चों का ख्याल रख रहा था। कैटी और सेबेस्टियन की लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से वो नाराज होकर बागीचे में खेलने चली जाती है। फेंस के पास एक अनजान औरत उससे बात करने लग जाती है। ये वही औरत थी जिसे मूवी के शुरू में हमने इजिप्ट के शहर आसवान में देखा था। ये खुद को मैजिशियन कह रही थी। कैटी इससे पूछती है कि लैला कहाँ है। वो कहती है कि वो नहीं आई, आज मैं आई हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। वो उसे मैजिक ट्रिक्स दिखाती है और एक चॉकलेट भी खाने को देती है, जो अक्सर उसे लैला पहले दिया करती थी। हम उनकी बातों से समझ पाते हैं कि लैला कैटी की एक बहुत अच्छी दोस्त है, जो उसी मैजिशियन की बेटी है। वो मैजिशियन अब उसे कहती है कि तुम्हारे लिए चॉकलेट से भी मजेदार एक फल लाई हूँ, और वो उसे नेक्टरीन फल देती है। जैसे ही कैटी उस फल को पकड़ती है, वो मैजिशियन फौरन जादुई मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे फल में से एक कीड़ा नमूदार होता है और वो कीड़ा कैटी के हलक में चला जाता है और वो चौक करने लगती है। चार्ली अंदर फोन पर लैरिसा से बात कर रहा था, तभी उसकी नजर कैटी के डॉल हाउस पे पड़ती है, जिसमें उसी चॉकलेट के काफी सारे रैपर्स थे। वो लैरिसा से पूछता है कि क्या तुमने इसको इतनी सारी चॉकलेट्स ला कर दी हैं? मगर वो तो अनजान थी। तो वो सेबेस्टियन से पूछता है। वो बताता है कि कैटी की कोई दोस्त है जो उसे बागीचे के पिछले हिस्से में मिलने आती है और उसे चॉकलेट्स देती है। ये बात सुनकर चार्ली घबरा जाता है कि जरूर कैटी को कोई अनजान इंसान की चॉकलेट्स दे रहा है। वो गार्डन में चेक करने जाता है, जहाँ उसे फेंस टूटी हुई मिलती है और कैटी भी गायब थी। वो उसी टूटी फेंस के जरिए बाहर उसे ढूंढने निकलता है, जहाँ उसे एक औरत नजर आती है जो बच्ची लेकर भाग रही थी। वो उसका पीछा करता है, तभी तेज रेत का तूफान चल पड़ता है और वो उसे पकड़ने में नाकाम हो जाता है। अब सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है, जहाँ दोनों माँ बाप कैटी की मिसिंग रिपोर्ट करने आए थे। वहाँ डालिया नामी एक जूनियर डिटेक्टिव और एक सीनियर डिटेक्टिव मौजूद था। सीनियर डिटेक्टिव उन्हीं दोनों पर शक कर रहा था कि शायद वो दोनों ही अपनी बेटी को गायब किए होंगे, जिसकी बात सुनकर जूनियर डिटेक्टिव डालिया को भी अजीब सा लगता है कि ये क्या बोल रहा है।
ये बात सुनकर चार्ली को बहुत ही गुस्सा आता है। इन शॉर्ट चार्ली और लैरिसा को पुलिस से कोई हेल्प नहीं मिलती और वो कैटी को ढूंढ नहीं पाते। अब हमें तो मालूम है कि जो मैजिशियन थी वो इजिप्ट के शहर आसवान में रहती थी, शायद वो उस बच्ची को किडनैप करके वहीं पर ले गई थी, इसलिए इजिप्ट के शहर कायरो की पुलिस उसको ढूंढ ही नहीं पाई। अब वक्त 8 साल आगे दिखाया जाता है, जहाँ कैटी अब भी लापता थी। उनका बेटा सेबेस्टियन काफी बड़ा हो चुका था और उनकी एक और बेटी हुई थी मॉड, जो 8 साल की हो चुकी। ये लोग अब यूएस के शहर न्यू मैक्सिको में शिफ्ट हो चुके थे। यहाँ इनके साथ लैरिसा की माँ कार्मन भी मौजूद थी उनके साथ, जो काफी मजहबी थी। कहानी शिफ्ट होती है एक सीन पर जहाँ इजिप्ट के शहर कायरो के डेजर्ट के पास एक लड़का साइकिल की उतरी चेन ठीक कर रहा होता है। तभी पीछे जंगल में एक छोटा प्लेन क्रैश होता है। वो वहाँ जाता है जहाँ दोनों पायलट्स खत्म हो चुके थे। यहाँ वही सार्कोफेगस वाला कॉफिन भी पड़ा था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ 2 आर्कियोलॉजिस्ट उसी कॉफिन की जांच कर रहे थे अपनी लैब में। वो उसे खोलते हैं जिसमें बच्चे की मम्मी थी, जिसका जिस्म अकड़ा हुआ था, जो मंत्र लिखी पट्टियों में लिपटी हुई थी। वो आर्कियोलॉजिस्ट जब उस मम्मी के ऊपर की कुछ परतें खोलते हैं तो वो मम्मी जिंदा हो जाती है और उसके मुंह से वही कीड़ा निकलता है। ऐसा लगता है कि जैसे जिंदा बच्ची को लपेट कर उसमें बंद कर दिया गया था, जिसकी हालत बहुत अजीब सी थी। वो चीखने लगती है तड़पते हुए। जो परतें आर्कियोलॉजिस्ट ने खोली थी उन पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। मजीद गौर करने पर मालूम होता है कि ये बच्ची कोई और नहीं कैटी थी, जो 8 साल पहले गायब हुई। अब चार्ली जो यूएस में शिफ्ट हो चुका था, उसको अमेरिकन एम्बेसी से कॉल आता है कि उनकी बच्ची मिल गई है, मगर उसकी हालत बहुत ही खराब है। लैरिसा और चार्ली बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी को देखने कायरो जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें कैटी की हालत के बारे में वार्न करते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो कुछ बोल नहीं पा रही, ना वो चल पा रही है। वो अपनी ही खाल को नाखूनों से छीलती है। इसी वजह से उसे नशे की दवाइयों पर रखा गया है। उन्हें अपने इमोशंस को काबू करके उससे मिलना होगा। वो ज्यादा कोई आवाज ना करें और ना ही तेजी से मूवमेंट करे कोई। वो जब कैटी से मिलते हैं तो उसकी हालत वाकई बहुत खराब थी, जैसे हकीकतन कोई मम्मी हो। उसकी खाल अजीब सी हो चुकी थी। उसके हाथ पाँव मुड़े हुए थे और नाखून इतने बड़े कि जैसे 8 साल में काटे ही ना गए हों। डॉक्टर बताता है कि कैटी है तो बिल्कुल ठीक, मगर एक अजीब फेस में फंस गई है। हो सकता है घर की केयर और मोहब्बत उसे वापस जिंदा कर दे, उसे उस फेज से बाहर निकाल दे। तो वो दोनों उसे घर लाने का फैसला करते हैं। डिटेक्टिव डालिया, जिसे हमने शुरू में भी देखा था, वो कैटी के केस पर काम कर रही होती है, जो चार्ली से प्रॉमिस करती है कि वो पता लगा कर रहेगी कि कैटी के साथ इन 8 सालों में हुआ क्या है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो कैटी को घर ले आए हैं। वो लोग कैटी को एक अलग रूम देते हैं। सेबेस्टियन अपनी बहन की हालत को देखकर शॉक में था, मगर मॉड, जिसने उसे पहली बार देखा था, वो बहुत खुश थी। सब बातें कर रहे थे और कार्मन उसके पास बैठी प्रे कर रही। तभी कैटी अपनी आंखें उसकी तरफ घुमाती है और उसके मुंह पर जोरदार टक्कर दे मारती है, जिससे उसकी नाक जख्मी हो जाती है। कैटी जोर से चीखें मारने लगती है और उसका जिस्म अजीब तरह से टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। वो उसे सेडेटिव्स देकर पुरसकून करते हैं। अब चार्ली को डालिया से उन कागजों की तस्वीरें भी मिलती हैं जो कैटी पर उस कॉफिन में लिपटे हुए थे। वो इन कागजों की खोज करने लगता है कि ये आखिर क्या चीज है। उसे जानना था कि मेरी बेटी इन 8 सालों में किस हालत में रही है। इस घर की दीवारें खोखली थी, मतलब उनमें काफी गुंजाइश थी, जिसमें दाखिल होने के कई सारे दरवाजे थे, तकरीबन हर कमरे में। अब आधी रात को उन दीवारों से आवाजें आने लगती हैं, जिसे चेक करने पर पता लगता है कि कैटी इन दीवारों में घुस गई थी और एक पोजेस्ड इंसान की तरह उसमें भागती फिर रही थी। हाँ जी, वही कैटी जो चल भी नहीं पा रही थी, वो इन दीवारों में भागती फिर रही थी। लैरिसा और चार्ली उसका पीछा करते हैं जहाँ वो एक बिच्छू खा रही थी। वो उसे उल्टी करवाकर उस कमरे में बंद कर देते हैं। अगली सुबह चार्ली बच्चों को स्कूल छोड़कर घर आता है, जहाँ पर वो कैटी के कमरे में मौजूद उन खोखली दीवारों का दरवाजा लॉक कर रहा था। दूसरी तरफ लैरिसा और कार्मन मिलकर कैटी की सफाई कर रहे थे। लैरिसा कैटी के पाँव का अंगूठा नोटिस करती है, जिसका नाखून काफी बड़ा था। वो उसे काटती है, जिसके साथ पाँव और पिंडली तक की खाल उखड़ जाती है। उसकी वो खाल बिल्कुल उन मंत्र लिखे कागजों जैसी लंबी थी, जिसके निकलते ही उसे दौरा पड़ जाता है। दूसरी जानिब चार्ली को रग के नीचे कैटी की रात वाली उल्टी नजर आती है, जो इतनी गंदी थी कि उससे जमीन की लकड़ी तक गल चुकी थी। ये बहुत अजीब बात थी, मतलब उल्टी से कौन सी लकड़ी गलती है, वो भी इतनी बुरी तरह, जिसे देखकर वो हैरान था और कैटी को चेक करने जाता है, जहाँ उसे लैरिसा बहुत उदास हालत में जमीन पे बैठी मिलती है। वो कहती है कि जाकर पकड़ो कैटी को, वो भाग गई है हमें धकेल कर। जो पूरे घर में जानवरों की तरह भागती फिर रही थी और एक जगह छुप कर बुरी तरह अपनी खाल उखाड़ने की कोशिश कर रही थी। हाँ जी, अपने जिस्म की खाल
उखाड़ रही थी एक रॉड से। तभी चार्ली उसे पकड़ लेता है और सेडेटिव दे देता है। अब कमरे में कैटी की पट्टी करते दौरान लैरिसा चार्ली से लड़ती है कि कैटी अब यहाँ है तो उस पर ध्यान देने की बजाय तुम पास्ट में जी रहे हो, कि उसके साथ उन 8 सालों में हुआ क्या था। बजाय प्रेजेंट पर फोकस करके कैटी का ख्याल रखने के, उनकी बातों से मालूम होता है कि चार्ली पर ही कैटी के गायब होने का बोझ डाला जाता रहा था, कि उसने ही उस दिन उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा था। चार्ली लैरिसा से कहता है कि कैटी को चॉकलेट्स तो काफी दिन से मिल रही थी ना, तो लैरिसा ने क्यों ध्यान न दिया इस बात पर। अब लैरिसा कैटी को कहती है कि कुछ तो बोलो, जिस पर कैटी अपनी माँ लैरिसा पर ही थूक देती है। अब चार्ली बाथरूम में कैटी की गिरी हुई व्हील चेयर उठाता है, जिसके पहिए में उसे कैटी की वही खाल का लंबा टुकड़ा मिलता है जो नाखून काटते हुए कैटी के पाँव से अलग हुआ था, मगर ये खाल की बजाय मंत्र लिखा कागज का टुकड़ा था जो उसकी खाल के अंदर जैसे जज्ब हो चुका हुआ था। वो उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसे खोलता है, जिसमें काफी लेयर्स थे जिस पर पुरानी जबान में मंत्र लिखे हुए थे। इसे डिकोड करवाने के लिए वो कॉलेज कम्युनिटी जाता है, जहाँ वो आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर मिस्टर बिक्सलर से मिलता है। वो कहते हैं कि वो अपने फारिग वक्त में इन अल्फाज का तर्जमा करने की कोशिश करेंगे। सीन शिफ्ट होता है रात पर, जहाँ चार्ली अपनी बेटी के पास बैठा था। वो अजीब तरह दांत बजाने लगती है। पहले तो वो उसे अजीब समझता है कि वैसे ही कर रही है शायद, मगर फिर गौर करता है कि ये तो एक मोर्स कोड पैटर्न है जिसे वो लिखता है, तो मालूम होता है कि वो किसी लाइला का नाम ले रही है। चार्ली फौरन डालिया को ये नाम बताता है, जिस पर वो कहती है कि लाइला नाम के बहुत से लोग होंगे, तो वो ये पता करे कि कैटी 8 साल पहले किसी लाइला नाम से किसी को जानती थी, कोई उसका दोस्त हो, जानने वाला या रिश्तेदार, या कोई ऐसा जिसने उसके गुम होने के बाद तुम लोगों से राब्ता किया हो। अब ये सुनकर चार्ली फौरन कैटी के सामान का डब्बा खोलता है, जिसमें कैटी के गायब होने पर जो लोगों ने अफसोस के लिए कार्ड भेजे थे वो मौजूद थे, जिसे छांटने पर आखिर उसे एक कार्ड मिल जाता है जो किसी लाइला खलील ने भेजा था, जिस पर उसी चॉकलेट का रैपर भी था। अंदर ये भी लिखा था कि वो कैटी की बेस्ट फ्रेंड थी और वो ये नहीं चाहती थी कि कैटी के साथ ऐसा हो। सीन शिफ्ट होता है मॉड पर, जिसे कैटी के कमरे से आवाजें आ रही थी। वो उन आवाजों को सुनने के लिए कैटी के कमरे की तरफ जाती है, जहाँ कैटी गाना गा रही थी अजीब आवाज में। कैटी मॉड से बात करने लगती है, जबकि हम जानते हैं कि जब से वो मिली थी किसी से बात ही नहीं करती थी। कैटी मॉड को कहती है कि तुमसे बात करके जान पहचान करना चाहती हूँ। मॉड कमरे के पास आती है, तभी कैटी उसे कहती है कि मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहती हूँ, और वो दरवाजे के नीचे से जुबान निकालकर उसके पाँव की उंगलियां चाटने लगती है। बहुत ही गंदा सीन था ये, अल्लाह, जिससे डर कर मॉड भागती है, मगर कैटी डिमोनिक चैंटिंग शुरू कर देती है, जिससे मॉड हवा में लटक जाती है और कुछ देर में नीचे गिर जाती है। हम व्यूअर्स ये समझ पाते हैं कि जो चीज कैटी में है अब उसका असर मॉड में भी आ चुका है। चार्ली उस खत की तस्वीर डालिया को भेज दिया था, जिसके स्टैम्प से डालिया पता लगा लेती है कि वो खत इजिप्ट के शहर आसवान से भेजा गया था। अब इजिप्ट के शहर आसवान का इलाका 40 किलोमीटर का था, जिसमें बस एक ही पोस्ट ऑफिस था। अब ये पता लगाना डालिया के लिए बहुत मुश्किल था कि ये लेटर एग्जैक्ट कहाँ से आया था। खैर वो इस इलाके की सैटेलाइट फुटेजेस चेक करती है, जिसमें उसे सहरा के बीचों बीच एक नेक्टरीन का खेत नजर आता है। उसे याद आता है कि नेक्टरीन का फल प्लेन क्रैश के मौके पर भी पड़ा मिला था। डालिया को पक्का यकीन हो जाता है कि जरूर वो मुजरिम उसी इलाके में मौजूद होगा, जिस पर वो अकेले ही एरिया खंगालने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ चार्ली प्रोफेसर से मिलने जाता है, जो उन मंत्रों को डिकोड कर चुके थे। वो बताते हैं कि ये जुबान 3000 BC से भी पहले की है, और ये मंत्र एक बहुत बड़े सेरेमोनियल बाइंडिंग का छोटा सा हिस्सा है। वो कहता है कि इन कागजों में एक लफ्ज बार बार रिपीट हुआ है, जो नेस्मेरेनियन है। चार्ली इसका मतलब पूछता है, जिस पर प्रोफेसर रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं, जो एंशिएंट इजिप्ट के डिमोनोलॉजी पर था, जिसमें बंदा बता रहा था कि नेस्मेरेनियन एक ऐसा डीमन था जो इंसानों के बीच साए की तरह रहता था। ये बाप को बेटे से लड़वा देता था, एक माँ को अपने ही बच्चे दफनाने पर मजबूर कर सकता था, इसीलिए इसे खानदान तबाह करने वाला भी बोला जाता था। ये रूह की बीमारी की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान के जिस्म में मुंतकिल हो जाता था और मोहलिक बीमारी की तरह फैल जाता था, पूरी कम्युनिटी को ही खत्म कर देता था। मगर फिर 2000 BC के करीब इसकी हरकतें तकरीबन गायब हो गयी और इस चीज से मुतालिक कोई हादसा या बात सामने नहीं आई। लोगों में अफवाह फैल गई, किसी ने मंत्र के तहत इसे कैद कर दिया है। अब ये सुनकर चार्ली खौफजदा हो गया था कि शायद यही मेरी बेटी में मौजूद ना हो। दूसरी तरफ डालिया उस एरिया में पहुंच गई थी जहां उसे किडनैपर के होने का शक था। उसे वहां एक घर दिखता है जो खाली था। वो वहां घुसकर चेकिंग करने लगती है। तभी वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर पिरामिड मौजूद था।
जहाँ हम देख सकते हैं कि ये वही घर था जिसे हमने शुरू में देखा था, वो काले पिरामिड वाला घर। अब वो उस पिरामिड के साथ मौजूद दरवाजे के जरिए बेसमेंट में जाती है और वहाँ की तलाशी लेती है, जहाँ का मंजर देखकर उसे यकीन हो चुका था कि यहाँ पर कोई रस्म की गई थी। तलाशी लेकर जब वो वापस घर में ऊपर आती है तो वहाँ मैजिशियन मौजूद थी जो उस पर बुगदे से हमला कर देती है, मगर डालिया उस पर गोली चला देती है। तभी उसे बाहर एक और लड़की नजर आती है जो डालिया को देखकर भाग जाती है। उसका पीछा डालिया करती है और एक जगह वो उसे हाथों से जमीन में कुछ खोदते हुए देखती है। वो एक बॉक्स निकालती है जिसमें VCR वाला कैसेट था और कैसेट पर कैटी का नाम लिखा था। डालिया उससे ये ले लेती है और इसे गिरफ्तार कर लेती है। डालिया उसे तफ्तीश करती है। वो लड़की अपना नाम लाइला बताती है। ये वही लाइला है जो कैटी की दोस्त थी और जिसे हमने मूवी के शुरू में भी देखा था। लाइला की जुबान कटी हुई थी जिससे वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, मगर वो कोशिश करके बताती है कि उसने अपनी माँ की हरकतों का राज खोलना चाहा तो उसकी माँ ने उसकी जुबान ही काट डाली। वो बताती है कि हमारे इस इलाके में सैलाब आने वाला था, जिस वजह से उस सार्कोफेगस को कहीं और मुंतकिल किया जा रहा था। प्लेन में मौजूद वो 2 आदमी लाइला के ही भाई थे और उन्हें भी हमने मूवी के शुरू में देखा था। सार्कोफेगस को शिफ्ट करते दौरान प्लेन क्रैश हो गया और वो मारे गए। उससे बोला नहीं जा रहा था तो वो कॉपी पेंसिल मांगती है सब लिखने के लिए। अब डालिया उस कैटी वाली कैसेट को देखती है। सब जानने के बाद वो चार्ली को बताने के लिए कॉल करती है, मगर वो कॉल नहीं उठा रहा था तो वो उसके घर जाने का इरादा करती है। अब सीन फोकस करता है मॉड की तरफ जो बिल्कुल अजीब बिहेव कर रही थी। वो टीचर को गालियां देती है जिस वजह से चार्ली को स्कूल बुलाया जाता है। चार्ली मॉड को लेकर घर आ रहा था, जहाँ रास्ते में भी वो अपने भाई को आहिस्ता आवाज में गालियां दे रही थी और मिडिल फिंगर दिखा रही थी जो बड़ा अजीब था। वहीं हम कार्मन को देखते हैं जो कैटी के कमरे में जाकर प्रे कर रही थी। तभी कैटी शैतानी आवाज में बात करते हुए उसके हाथ पर काट लेती है और हमला कर देती है। कार्मन कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है जिस पर कैटी अपनी ताकत से दरवाजा लॉक कर देती है ताकि कार्मन बाहर ना निकल सके। अब वो हवा में उड़ती हुई उस पर हमला करने लगती है। वो कार्मन का क्रॉस गैबी ताकत से उसी के गले में लपेट देती है और उससे ही कार्मन को हवा में उड़ा देती है जिससे उसका सांस बंद होने लगता है। अब वो फूंक मारती है जिससे कार्मन खिड़की तोड़ती हुई नीचे चार्ली की गाड़ी पर जा गिरती है जो बिल्कुल अभी अभी घर पहुंचे थे। उसी वक्त 4 कायोटीज का झुंड आकर उसका जिंदा जिस्म खाने लगते हैं जो अक्सर ही उनके घर के बाहर मौजूद रहते थे। चार्ली बाहर आने की कोशिश करता है मगर कायोटीज उसे बाहर नहीं आने देते। सब खौफजदा ये मंजर देख रहे थे मगर मॉड उसे देखकर बुरी तरह हंस रही थी। खैर कार्मन बच नहीं पाती। लेरिसा पर इस सब का बहुत बुरा असर हुआ था। कार्मन की आखिरी रसूमात अदा की जाने की तैयारी हो रही होती है। अब ऊपर कैटी का भाई जो कैटी पर दरवाजे के बाहर से नजर रख रहा था, कैटी उससे अजीब गरीब बातें करने लगती है और उस पर भी कैटी की बातों का अजीब असर होने लगता है। वो उसे कहती है कि तुमने ही उस दिन मेरे से लड़ाई की थी जिस वजह से मैं बागीचे में गई और मेरी ये हालत हुई। सेबेस्टियन उसकी इन बातों से असरअंदाज होने लगता है जैसे उस पर भी जादू होने लगा हो। नीचे मॉड एक एक करके अपने सारे दांत उखाड़ लेती है और फिर कार्मन की लाश के मुंह से डेंचर्स निकाल कर पहन लेती है। तभी वो वहाँ मौजूद एक मेहमान पर हमला करके उसका कान खा जाती है। इसी दौरान ऊपर कैटी अपने बंद कमरे के फर्श के उसी उल्टी वाले खोखले हिस्से को तोड़कर नीचे वाले कमरे में आ जाती है जहाँ वो छत पर ही क्रॉल करती हुई कार्मन के कॉफिन में कूद जाती है और कार्मन का मुर्दा जिस्म खाने लगती है। उसकी माँ खींच कर उसे बाहर निकालती है जिससे कॉफिन गिर जाता है नीचे और कार्मन का जिस्म भी जमीन पर आ गिरता है। कैटी खुद को छुड़ा कर उस पर दोबारा हमला कर देती है और उसका खून तक पीने लगती है। ये सब देखकर मेहमान खौफ के मारे भाग जाते हैं। लेरिसा और चार्ली दोनों ही ये सब देखकर ट्रॉमेटाइज्ड हो चुके थे। इवन लेरिसा तो अब कैटी को अपने घर में रखना ही नहीं चाहती थी। अब वो उसे उसकी व्हील चेयर से बांध देते हैं और कमरे में कई तरह के ताले लगा देते हैं और कोई ना कोई कमरे के बाहर से रखवाली के लिए वहाँ पर लाजमी मौजूद रहता था ताकि वो कमरे से ना निकल सके। कैटी अजीब आवाजें निकाल रही थी और सर हवा में मार रही थी जोर जोर से। असल में वो सेबेस्टियन को अपने काबू में कर ली थी और उसका सर बेड में मार रही थी अपने सर को हिलाते हुए। सेबेस्टियन उसके काबू में आ चुका था। डिटेक्टिव डालिया वहाँ आती है जो कैटी वाली कैसेट लाई थी। डालिया ये कैसेट लेरिसा और चार्ली को दिखाने लाई थी। इसमें वो सब फिल्म किया गया था जो कैटी के साथ हुआ था। इसमें सब तफसील से मौजूद था कि कैटी के साथ क्या हुआ था और क्यों। ये कैसेट उन लोगों के साथ हम भी देखे हैं जिसमें मैजिशियन बता रही थी कि उसकी फैमिली का एक कदीम राज है जिसमें वो नस्मेरेनियन डीमन को बांध कर रखते हैं। इस शैतान को बांध कर रखने के लिए मंत्र वाली पट्टियां जिंदा जिस्म की खाल पर लपेटी जाती हैं जिनसे शैतान की ताकत कमजोर रहती है और उसे जैसे जैसे हटाया जाता है वो उतना ही ताकतवर हो जाता है। उसे मारा नहीं जा सका इसलिए उसे इंसानी जिस्म में बांध कर रखा जाता है। जैसे ही उस जिस्म की उम्र पूरी हो जाती है एक नया इंसानी जिस्म उसे कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैजिशियन पुराने कल्ट का हिस्सा थी जिसका काम उसी
नस्मेरेनियन शैतान को काबू में रखना था। उस शैतान को इंसानी जिस्म में कैद कर दिया जाता है जब तक वो जिस्म वक्त के साथ बूढ़ा होकर खत्म ना हो जाए। इसलिए बच्चे का जिस्म ही बेहतरीन है इस अमल के लिए, क्योंकि बच्चे के पास ज्यादा साल की उम्र मौजूद होती है। बूढ़ा या बड़ा इंसान वैसे ही अपनी आधी जिंदगी काट चुका होता है और उनके पास कम जिंदगी रह गई होती है। इसीलिए बच्चे को चुना जाता है ताकि रिचुअल को बार बार ना किया जाए और काफी अरसे तक डिले रखा जाए। इस कैसेट में हम सारी रस्म अदा होते हुए देखते हैं, जहाँ कल्ट के लोग मास्क पहनकर मंत्र पढ़ रहे होते हैं। कैटी के जिस्म को पुराने होस्ट के जिस्म के ऊपर लटकाया जाता है। पुराने जिस्म में से कुछ काले रंग का निकलकर कैटी के मुंह में दाखिल हो जाता है, जिससे वो नस्मेरेनियन शैतान पुराने जिस्म से कैटी के जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। अब ये लोग कैटी को उसी सार्कोफेगस में जिंदा रखते हैं जब तक कैटी बूढ़ी होकर खुद ही खत्म ना हो जाए, जिसके खत्म होने से पहले ही इस शैतान को किसी और जिस्म में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस इलाके में सैलाब आने के खतरे से मैजिशियन के बेटे सार्कोफेगस को कहीं और मुंतकिल कर रहे थे, मगर उस शैतान ने अपनी ताकत से प्लेन ही क्रैश कर दिया और वो इस सार्कोफेगस से आजाद हो गया। इसका यूं खुलेआम मौजूद होना खतरनाक था। अभी तो वो इन पट्टियों की वजह से कमजोर था, मगर उनके हटने से वो वापस ताकतवर होकर आजाद हो सकता है और दोबारा खानदान तबाह करने लग जाएगा, जिसका असर हम चार्ली की फैमिली पर देख ही रहे हैं। 2000 BC के बाद इस शैतान के वाकयात इसलिए बंद हो गए थे कि उसे बांध दिया गया था और अब तक नस्ल दर नस्ल उसे कैद में रखा गया था। अब ये सब देखकर लैरिसा और चार्ली बहुत परेशान हो गए थे। दूसरी तरफ कैटी अपने भाई सेबेस्टियन को अपने कब्जे में कर ली थी, जहाँ सेबेस्टियन अपना सर मार मार कर जख्मी कर लिया था और कैटी के कहने पर उसके कमरे के दरवाजे का छोटा एंट्रेंस तोड़कर अंदर चला जाता है और कैटी के जिस्म पर मौजूद बची हुई मंत्रों वाली पट्टियां हटाने लगता है, जो कि असल में उसकी खाल बन गई थी। तभी तो उसकी खाल अजीब सी थी, जो कि खाल नहीं पट्टियां थी। वो पट्टियां जो वक्त के साथ कैटी की खाल में जज्ब हो चुकी थी। वो शैतान खाल को नोचकर उन पट्टियों को अपने जिस्म से अलग करता है ताकि वो ताकतवर और आजाद हो जाए। अब पट्टियां हटते ही वो मुकम्मल आजाद और ताकतवर हो चुका था और बुरी तरह चिल्लाते हुए हवा में उड़ने लगता है। मॉड और सेबेस्टियन तो पहले ही उस शैतान के असर में थे। वहीं कार्मन की लाश भी उस शैतान की ताकत से उठ खड़ी हुई थी, जिसे डेड लाइट भी कहा जा सकता है। मतलब जब शैतान मुर्दा जिस्म पर कब्जा करके उसे काबू में कर ले, जैसे हमने इविल डेड में देखा है। लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ सेबेस्टियन अपनी माँ को ही मारने लगता है। लैरिसा उससे बचकर दीवारों में घुस जाती है। दूसरी तरफ कार्मन डालिया पर हमला कर देती है। चार्ली पर कैटी ने हमला कर दिया था, जो उसे काट कर खाने लग गई थी और बुरी तरह मार रही थी। कार्मन ग्रैनी अपने मुंह से बिच्छू निकालकर डालिया के मुंह में डाल देती है, जो अपना डंग उसके गले को चीर कर सुराख कर देता है, मगर वो बहादुरी से अपने मुंह में हाथ डालकर उसे बाहर निकाल देती है। वो कार्मन को धकेल कर भाग जाती है। लैरिसा अपने बचाव में सेबेस्टियन को बेहोशी का टीका लगा देती है। कैटी के अंदर का नस्मेरेनियन शैतान चार्ली से कहता है कि तुम्हारी बेटी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चार्ली तभी जोर से कैटी को पकड़ लेता है और डालिया को कहता है कि कैसेट में मौजूद जो चैंटिंग्स थी वो जोर से पढ़ना शुरू करो। डालिया के गले में सुराख हो चुका था, जिससे उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, मगर वो सुराख को उंगलियों से बंद करके पूरी कोशिश से मंत्र पढ़ने लगती है। अब उन मंत्रों से शैतान एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होना शुरू हो जाता है, जिससे कैटी में मौजूद शैतान अब चार्ली के मुंह में चला जाता है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है। अब जब शैतान एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होता है तो कुछ देर के लिए सो जाता है, जिस दौरान ही नए जिस्म को मंत्रों वाली पट्टियों में लपेटा जाता है ताकि वो काबू में रहे। कैटी का जिस्म आजाद होते ही वो होश में आ गई थी और अपनी माँ को रोते हुए काटती है। मॉड और सेबेस्टियन भी नॉर्मल हो चुके थे। वक्त आगे बढ़ता है, जहाँ हम सेबेस्टियन को उन्हीं मंत्रों वाली पट्टियों में बंधा लकड़ी की कॉफिन में बंद देखते हैं। जिस कमरे में उसे रखा गया था उस पूरे कमरे में मंत्र लिखे हुए थे। कॉफिन के ऊपर कैटी मार्स कोड जुबान में टैप करके आई लव यू कहती है और अंदर से टैप करने की आवाज आती है, जहाँ चार्ली आई लव यू टू कहता है। वक्त के साथ वो कैटी जिस्मानी तौर पर ठीक हो गई थी, साथ ही मॉड और सेबेस्टियन भी, मगर चार्ली को कैद रहना होगा उस शैतान की वजह से। तभी लैरिसा डालिया को कॉल करती है कि मुझे चार्ली से रिलेटेड बात करनी है। यहाँ कहानी में शॉकिंग बात पता लगती है, जहाँ हम जेल में मौजूद जिंदा मैजिशियन को देखते हैं, जो उस हादसे में मरी नहीं थी। उसकी कमर पर गोली का जख्म भी था। उसके सेल में एक नर्स आती है जो असल में लैरिसा थी, और साथ ही डालिया भी, जो चार्ली को व्हील चेयर पर वहाँ लाई थी। तभी डालिया मंत्र शुरू करती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि अब वो शैतान चार्ली के जिस्म से मैजिशियन में मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ वो लोग मैजिशियन को कैद कर देंगे और चार्ली वापस अपनी हालत में लौट आएगा और यही मूवी खत्म हो जाती है।